Bismillahirrahmanirrahim. Physics in lecture series of modern physics. Chapter number 1, the failure of classical physics. Today's topic is the failure of the classical theory of particle statistics. इससे पहले हमने मॉडर्न फिज़िक्स के 2 लेक्चर्स जो है उनको मैंने आपको डिलीवर किया है। एक लेक्चर में हमने देखा कैसे क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम जो है वो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने में नाकाम होता है। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने देखा कि कैसे क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने में जो है वो नाकाम होता है। ठीक है, तो आज जो है वो हम बात करेंगे द फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ पार्टिकल स्टैटिस्टिक्स। अगर आप नए हैं और पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जो है नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिलती रहे। चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3 कॉन्सेप्ट्स को। पहला है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज, उसके बाद हम करेंगे इक्विपार्टीशन थ्योरम को, और उसके बाद हीट कैपेसिटीज़ की बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्लासिकल फिज़िक्स जो है वो फेल होती है एक्सप्लेन करने में बिहेवियर ऑफ गैसेस को और हीट कैपेसिटीज़ को एट अ लो टेम्परेचर्स। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वो हम जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करेंगे। आप जो मेरे सामने पहली इक्वेशन देख रहे हैं P = NkT काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में थर्मोडायनेमिक्स के सब्जेक्ट में, आप इससे पहले सेमेस्टर्स में पढ़ चुके होंगे कि हमने पढ़ा था कि क्लासिकल फिज़िक्स की एक बहुत ही कामयाब एप्लीकेशन है जिसमें वो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को अंडरस्टैंड करता है, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस को देखते हैं एट रिलेटिविटी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, जिसमें हम गैस के बिहेवियर को, गैस के करैक्टरिस्टिक्स को जांचते हैं कम प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, इससे जो हमारे पास रियल गैसेस हैं वो जो है वो इस बैरियर से निकल जाती हैं कि वो कंडेंसेशन का अमल करें और वो कंडेंस होकर लिक्विड में तब्दील हो जाए। अंडर दीज कंडीशंस मोर रियल गैसेस कैन बी मॉडल्ड एज आइडियल गैसेस। ठीक है, तो इस कंडीशन में काफ़ी गैसेस जो हैं, जो रियल गैसेस हैं, रियल गैस और आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट भी आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके होंगे। अगर मैं इन्हें एक्सप्लेन करने लगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ मैं आपको जो है ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो है इन्हें थोड़ा थोड़ा सा याद कर लें। ठीक है, तो वो आइडियल गैसेस के करीब हो जाती हैं और हम उसे आइडियल गैस इक्वेशन यानी P = NkT जो आपके सामने लिखी हुई नज़र आ रही है को जो है वो ड्राइव करते हैं। जहाँ हमने P पढ़ा प्रेशर को, V वॉल्यूम है जो गैस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, T हमारे पास टेम्परेचर है और K हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इस्तेमाल किया है और K की वैल्यू हमारे पास होती है 1.381 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो इसके बाद हमने जो है इसी से ही एक इक्वेशन और ड्राइव की जिसे P = nRT कहते हैं, इसमें जो है N हमारे पास क्या है, N नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ऊपर वाला N जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, हमारे पास वहाँ K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, यहाँ हमारे पास R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.315 जूल पर मोल पर केल्विन है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने वहाँ पढ़ी। ठीक है, तो ये मॉडल जो है गैस का ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करता है। ये कहता है कि मॉलिक्यूल्स जिनका वॉल्यूम बहुत स्मॉल है, यानी गैसेस में आप पढ़ चुके हैं कि गैसेस जो हैं वो उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी फासले पे होते हैं, तो इस तरह जो कंटेनर में काफ़ी ज़्यादा जो स्पेस है वो हमारे पास क्या होती है, खाली हो जाती है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवली रैंडम करते हैं और वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ टकराते हैं जिसकी वजह से कोलिजन पैदा होती है। ठीक है, जब कोलिजन पैदा होती है तो ये न्यूटन्स के लॉ को ओबे करते हैं और इस कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट अरसे के लिए होती है। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट फोर्सेज ऑन एन अदर ओनली ड्यूरिंग द कोलिजन। तो इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे पे फोर्सेज लगाते हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यहाँ हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और हम उसे ही अज्यूम करते हैं।
ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है तो कोई एनर्जी का लॉस और गेन नहीं होता, ठीक है। ये बात हमने वहाँ पढ़ी थी। इसके अलावा पढ़ी थी कि जैसे ही कोलिजन होती है तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम या ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है, चेंज नहीं होती, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारी किस पे डिपेंड करती है, हमारी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जो आपके सामने लिखा हुआ है के एवरेज इज इक्वल 3/2 kT पर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज हम निकालते हैं तमाम मॉलिक्यूल्स की, वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये भी आपने वहाँ पढ़ा था। जब हम इसको मॉडिफाई करें, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल को हम जो है मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल्स पर मोल पे, तो हमारे पास क्या आती है, के एवरेज की वाली आती है, जिसे हमने 3/2 RT पर मॉलिक्यूल, यानी पहला हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और दूसरा हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, हमने उसमें से जो है वो कन्वर्ट कर दिया। अब हम जो है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो है डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप इससे पहले जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो 19वीं सेंचुरी थी, इसमें हमारे पास दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत पीक के ऊपर थे। उसमें एक हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स थी और दूसरी हमारे पास क्या थी, स्टैटिशियल मैकेनिक्स थी, ठीक है। तो ये तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं ये उस वक्त बहुत पीक पे थे, साइंटिस्ट इनमें काफ़ी काम कर रहे थे और काफ़ी डिस्कवरीज जो हैं वो हमारे पास आ रही थी, ठीक है। जिसमें हमने जो है वो बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, वो देखा, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर, हीट कैपेसिटी वगैरह था। इसके अलावा हमने जो है इनका रिलेशनशिप्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जैसे टेम्परेचर और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी को देखा। ये तमाम सक्सेसेस के बावजूद जो है क्लासिकल फिज़िक्स कुछ कॉन्सेप्ट्स को, कुछ गैसेस के बिहेवियर्स को, कुछ सॉलिड्स के बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गए। जो क्लासिकल थ्योरी थी उसने हमें हीट कैपेसिटीज़ की वैल्यू जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर बहुत अच्छी वैल्यूज़, और जो वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे रिजल्ट्स के साथ मैच करती थी दी, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हमने लो किया तो उस वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास जो रिजल्ट्स आए थे उनके साथ मैच नहीं कर पाई, जिन्हें हम जो है वो हीट कैपेसिटीज़ में देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोनो एटॉमिक गैसेस जो हैं वो हमारी इन कैलकुलेशंस के ऊपर पूरा उतरते हैं, लेकिन जब ही हम डायटॉमिक गैसेस को देखते हैं, जैसा कि हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, ठीक है, ऐसी गैसेस जो मॉलिक्यूल्स की शक्ल में होती हैं, ठीक है। तो जब हम उन्हें डिस्कस करते हैं तो कैसे ये थ्योरी जो है लो टेम्परेचर्स के ऊपर फेल हो जाती है, जबकि हाई टेम्परेचर्स जो 1000 केल्विन टू 3000 केल्विन तक होता है, वहाँ जाके हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो इन रिजल्ट्स के साथ जो है थ्योरेटिकल रिजल्ट्स के साथ मैच करती है, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में जो है वो आगे बताऊँगा। हम थोड़ी सी बेसिक्स जो हैं वो बुनियादें जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं ताकि जो है हम इसे अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा जो फेलियर था क्लासिकल फिजिक्स का। अब हम पढ़ेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज, ठीक है। हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जीज जो है, जिसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर में होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जीज किसके दरमियान होती है, K1 और K2 के दरमियान। फॉर अ गैस थर्मल इक्विलिब्रियम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, द डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूल्स एनर्जीज इज गिवन बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका सामने लिखी हुई है, जिसमें हमारे पास जो है N/E हमारे पास क्या है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जबकि पास हमारे न्यूमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, प्योर नंबर जो हमारे पास है। तो हम इसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसे पर एनर्जी में इसकी डिमेंशंस को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और हम इसे डिफाइन करते हैं कि जो हमारे पास चेंज इन नंबर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास जो प्रोडक्ट है किसका, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का और चेंज इन इंटरवल का। किस इंटरवल का, एनर्जी इंटरवल का, ठीक है। यानी हम दो सी एनर्जीज को जो है उसका इंटरवल लेते हैं और हम उसके ऊपर जो है वो चेंज को जो है वो देखते हैं कि क्या हमारे पास जो है ऐसे चेंज आता है, ठीक है। आपने वहाँ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ पढ़ा होगा, जिसमें हमने देखा था कि जब हम इसे ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है इंटीग्रल, जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, एक वैल्यू आती है जिसे हम n कहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप्स में कन्वर्ट करते हैं, जिससे जो है और फिर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं।
तो ये हमें क्या देती है, टोटल एनर्जी ऑफ गैस देती है, जिसे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिवाइड करके जो एवरेज एनर्जी जो है पार्टिकल्स की, वो गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो क्या निकालते हैं, 3/2 kT। अच्छा, ये रिजल्ट्स जो हैं वो मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बताया था कि हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 3/2 kT होती है। तो इससे पता चल रहा है कि ये वाले जो दोनों कॉन्सेप्ट, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास क्या कर रही हैं, ये एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं। अच्छा, अभी तो हमने जो है वो स्मॉल इंटरवल लिया था, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में से कन्वर्ट किया था। अच्छा, जैसे ही आप कोई बड़ा इंटरवल लेते हैं ना, तो हमारे पास ये इंटीग्रल जो है ये इंटीग्रेट नहीं होता, ये उसे फुली तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, जैसा कि ये हमारे पास नीचे लिखा हुआ है E1 से लेकर E2 तक, तो ये वैलिड नहीं रहता इसकी अप्रॉक्सीमेशन जो है। ठीक है, तो हम इसे आम तरीके से सॉल्व नहीं करते, हम इसे न्यूमेरिकल तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। कहता है कि जब हम इस इंटीग्रल को जो है इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को पर्टिकुलर एनर्जी पे निकालते हैं, इन दिस वे जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो डिफ़र करता है मैनी फंक्शंस के साथ जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं। कहता है जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो हमारे पास जो इवेंट्स हो रहे हैं सर्टेन इंटरवल्स की, उसकी वैल्यू देता है, ना कि हमारे पास उसकी पर्टिकुलर कोई ख़ास वैल्यू होती है। ठीक है, तो इससे हमारी इसकी दो रीज़न जो हैं इसके बिहाइंड ये हैं कि हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है। ठीक है, और ये एनर्जी एग्जैक्टली है टू एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एंड देयर इज अ जीरो प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द मॉलिक्यूल विद द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास ये कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू जो है एनर्जी की वो निकाल सकें। कहता है एनी मेजरमेंट अपरेटस एक्सेप्ट्स अ फाइनाइट रेंजेस, ठीक है, ऑफ एनर्जीज और स्पीड रेदर देन द एग्जैक्ट वैल्यूज। ठीक है, जो हमारे पास अपरेटस क्या होता है उसकी हमारे पास क्या होती हैं, उसकी हमारे पास होती हैं फाइनाइट रेंजेस ऑफ वैल्यूज़ की होती हैं, हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसकी हमारे पास क्या डायमेंशंस होती हैं, पर एनर्जी की होती हैं। ठीक है, ये हमें देता है प्रोबेबिलिटी देता है कि जैसा कि हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या हम एक और प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास क्या यूज़ होता है, ये हमारे पास होता है कि हम किसी इंटरवल में, ठीक है, देखेंगे कि कितनी जो है किसी मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हमने आगे जो है वो हमने पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और इक्वी पार्टीशन थ्योरम पढ़ा था इससे पहले थर्मोडायनामिक्स। थोड़ी सी रिवीजन उसकी भी कर लेते हैं। वहाँ हमने पढ़ा था, इससे पहले मैं आपको काइनेटिक थ्योरी में पढ़ाया था कि वहाँ हम जो है अज्यूम करते हैं कि जो किसी भी गैस की हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, 1/2 mv²। तो जब हम v को उसके कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करते हैं तो v(x², v(y²) और v(z²) आती है, वहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप तफसील से थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर जो है वो भी स्टार्ट करें तो आप अपनी सजेशन से जो है वो मुझे ज़रूर रास्ता कीजिएगा, वो हम जो है वो उसका लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस का मैं लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि वो भी आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इक्वी पार्टीशन थ्योरम को। तो हम एनर्जी क्या करते हैं, 1/2 mv(x²), एक्स कोऑर्डिनेट में 1/2 v(y²), 1/2 mv(z²). तो हमारे पास 3 क्वाड्रेटिक टर्म्स आ जाती हैं। तो ये हम इसे ट्रांसलेशनल जो है कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ट्रांसलेशनल ऑनली है। अच्छा, अब जो है वो हम जब इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को निकालते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 3/2 kT, जो इससे पहले हमने कहाँ पढ़ के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, और हमने देखा कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी एवरेज एनर्जी जो है वो भी इसके इक्वल आ रही थी। कहता है कि जब हम इसको x, y और z में देखते हैं तो हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आता, और हमारे पास जो लेफ्ट वाली टर्म्स जो आप देख सकते हैं 1/2 v(x²) एवरेज वाली टर्म्स जो हैं वो किसके इक्वल आ जाती हैं, 3/2 kT के। इसमें हर एक टर्म जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है 1/2 kT के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो हम करते हैं डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस को कि हर ईच इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन टू द एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल कॉरेस्पॉन्डिंग अ वन क्वाड्रेटिक टर्म इन द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक टर्म होती है। कहता है ईच ऑफ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गैस मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट्स एनर्जी ऑफ 1/2 kT टू इट्स एवरेज वैल्यू। तो हमारे पास हर मॉलिक्यूल 1/2 kT क्या करता है,
हमारे पास उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो हम इसका रिलेशनशिप जो है उसे एक स्पेशल थ्योरम के ज़रिए जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। वो थ्योरम क्या कहता है, व्हेन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स सिस्टम इज़ लार्ज, जब हमारे पास लार्ज नंबर हों, उनका साइज़ बड़ा हो मॉलिक्यूल्स का, तो उस पर न्यूटनियन लॉज जो है अप्लाई होते हैं, न्यूटनियन फिजिक्स जो है वो अप्लाई होती है। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमारे पास एवरेज एनर्जी 1/2 kT जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, कहता है द एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल is then number of degree of freedom times 1/2 kT and total energy is obtained by multiplying the average energy per molecule by the number of molecules। तो हम जो है वो एवरेज एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल को बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवरेज एनर्जी के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल आ गई। ठीक है, अच्छा अब जब हम इसकी इंटरनल एनर्जी को निकालेंगे तो चूँकि हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई किया है, एन के साथ, और हमारे पास एवरेज एनर्जी क्या है 3/2 kT है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 NKT। और जब हम इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 3/2 nRT आ जाएगा। तो ये सिर्फ हमारे पास क्या है, ये ट्रांसलेशनल है, यानी जो है हम उसके सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को जो है डिस्कस कर रहे हैं। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ जाएंगे, जो हमारे पास 3 क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, कहता है जब हम इसमें जो है वो और देखना चाहें तो हम जब सिचुएशन देखते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, जो आप मेरे पास यहाँ एक जो है वो पिक्चर देख सकते हैं जिसमें दो हमारे पास क्या है मॉलिक्यूल हैं, ये डायटोमिक गैसेज है, इसमें 2 एटम्स पर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस होती है। तो इसमें हमारे पास और 2 तरह की जो है वो एडिशनल एनर्जीज आ जाती हैं, जिसमें रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी आती है। सबसे पहले हम रोटेशनल एनर्जी को देखेंगे। कहता है कि जब आप देख सकते हैं कि सामने जो हमारे पास पिक्चर है, इसमें जो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, लेकिन वो जी एक्सिस गिर्द रोटेट नहीं कर रहा। तो हमारे पास जी एक्सिस में जो रोटेशनल एनर्जी है वो 0 हो जाएगा इन द जी एक्सिस। ठीक है, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये क्योंकि हम इन्हें जो है वो पॉइंट्स ट्रीटेड करते हैं, तो हमारे पास जो इनकी एनर्जी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक हमारे पास किस में आ जाएगी वाई में, और एक हमारे पास क्या आ जाएगी एक्स में। ठीक है, तो 2 टर्म्स ये ऐड हो गई। इस तरह हमारे पास कितनी 5 क्वाड्रेटिक टर्म हो गई, तो हमारे पास क्या हो गई 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई। तो जब हम इन्हें एवरेज एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5/2 kT आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि हर क्वाड्रेटिक टर्म क्या करती है 1/2 kT को कंट्रीब्यूट करती है एनर्जी में, जिसे हम इक्वी पार्टीशन थ्योरम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जब हम इसे करेंगे, इसकी इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जब हम इसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 5/2 nRT। ठीक है, इसी तरीके से साथ जब हम जो है वाइब्रेशनल को देखेंगे तो जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो रोटेट कर जाएंगे, हम एक स्प्रिंग को जो है वो कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 क्वाड्रेटिक टर्म जो है वो और ऐड हो जाएंगी, एक हो जाएगी 1/2 kz स्क्वायर और दूसरी हमारे पास जो है 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, एक हमारे पास क्या हो जाएगी वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी क्या हो जाएगी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम वाइब्रेशन को देखेंगे तो हमारे पास 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी, यानी 2 क्वाड्रेटिक टर्म्स और ऐड हो जाएंगी और वो 1/2 kT को जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगी। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हमने देखा कैसे ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी में जो है वो हर टर्म जो है वो 1/2 kT कंट्रीब्यूट कर रही है। अब हम देखेंगे हीट कैपेसिटीज़ के हवाले से। हीट कैपेसिटीज़ के बारे में भी आप जो है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। हीट कैपेसिटीज़ जो आइडियल गैसेस की है वो क्या होती। हमने जो है क्लासिकल मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी को देखा, जो हमारे पास जो है वो अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है मॉलिक्यूलर बिहेवियर को कुछ सर्कमस्टांसेस में, लेकिन ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हमारे पास आ जाते हैं जिनमें जो है ये हमें जो है वो फेल हो जाती है उन एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने में, जिसे आज हम देखेंगे। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सपोज वी हैव अ कंटेनर ऑफ गैस विद अ फिक्स्ड वॉल्यूम। कहता है हमारे पास फिक्स्ड वॉल्यूम का एक गैस कंटेनर है, कहता है उसमें हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, गैस के हवाले करते हैं एनर्जी को, तो जिससे जो है वो हम सिस्टम को क्या करते हैं हायर एनर्जी के साथ कांटेक्ट कर देते हैं।
जिससे हमारे पास एनर्जी जो है वो गैस में ट्रांसफ़र होती है और गैस की इंटरनल एनर्जी हमारे पास बढ़ जाती है और जिससे हमारे पास टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो हमारे पास सी वी की वैल्यू आ जाती है डेल्टा इंटरनल ऑफ ओवर एन डेल्टा टी। तो हमारे पास डेल्टा टी क्या है, इंटरनल एनर्जी है, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर है। डेल्टा ई हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। जो सी वी आप देख रहे हैं, जो वी सबस्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है, वी इस बात को शो कर रहा है कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। जब हम इसकी देखते हैं डाई एटॉमिक गैसेज में, जिसमें हमारे पास जो है वो क्या आती है, रोटेशनल आती है, तो हमारे पास सी वी की वैल्यू 3/2R आती है। जब हम इसे रोटेटिंग प्लस ट्रांसलेशनल में देखते हैं तो हमारे पास 5/2R आती है, और जब हम इसमें वाइब्रेशनल को ऐड करते हैं तो हमारे पास 7/2R आती है, ठीक है। तो जैसे जैसे जो है वो हम इसमें एनर्जी को ऐड करते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था इक्विपार्टीशन थ्योरी में, हर टर्म हमारे पास 1/2kT को क्या करती है, ऐड कर देती है। थस हमारे पास जो है वो 7 यूनिट्स ऑफ एनर्जी आ जाते हैं डायटोमिक गैसेज में विद वाइब्रेशन एंड रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स। कहता है ऑन एवरेज 3 यूनिट्स गो इनटू ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो हमारे पास 3/7 जो है वो किस में हो जाती है, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करने में, यानी ट्रांसलेशनल जो है। कहता है कि जब हम लेबॉर्ट्री में थर्मामीटर के साथ किसी भी टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो वो हमारे पास रोटेटिंग और वाइब्रेशनल एटम्स का जो एनर्जी है उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाती। तो हमारे पास टेम्परेचर क्या हो जाता है, वो सिर्फ क्या होता है, 3/7 ही जो कंट्रीब्यूट उसमें से एनर्जी होती है। अब हम इसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे। अच्छा, जब हम देखते हैं मोनोटॉमिक गैसेस को, तो हम उनकी वैल्यू जो सी वी की वैल्यू निकालते हैं, जो हमारे पास 3/2R है। जब आप इसमें R की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास 8 पॉइंट समथिंग आती है, तो वो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 12.5 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो ये R टेम्परेचर के ऊपर जो है ये इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करती है जब हम इसे एक्सपेरिमेंटली लेबॉर्ट्री में चेक करते हैं। जैसे ही हम भाई डायटोमिक गैसेस के ऊपर आते हैं, जैसे ही हम डायटोमिक गैसेस को रखते हैं, तो हमारे पास हाई टेम्परेचर्स के ऊपर ये सी वी इज इक्वल 5/2R, सी वी इज इक्वल 7/2R के जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं जब हम इसमें R की वैल्यू पुट करते हैं, तो एट अ हाई टेम्परेचर्स ये हमारे पास इन वैल्यूज़ को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। तो जी इनकी वैल्यू सी वी की 7R/2 की हमारे पास आती है 29.1 जूल पर मोल पर केल्विन। जब हम टेम्परेचर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस का 100 के पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 18.7, जबकि हमारे पास इसकी रिजल्ट्स में वैल्यू क्या है, ये है जो हमने पीछे सी वी की देखी है, क्या होनी चाहिए हमारे पास वैल्यू 29.1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये फ़र्क होगी, मतलब ये उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई। N2 की आप देख लें 20.8 है, तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ऑक्सीजन गैस की 20.8 है हमारे पास, तो ठीक है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। चलें अब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं थोड़ा सा, 300K पे चले जाते हैं। जैसे ही हम 300K पे जाते हैं ये 20.5 हो जाती है हाइड्रोजन की, अभी भी नहीं ये 29.1 को पहुंची। चले हम टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, 1000 पे चले जाते हैं। 1000 पे जब हम जाते हैं तो ये क्या करती है, थोड़ी सी बढ़ती है, उसमें रोटेशनल जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो ऐड हो जाती हैं, तो इसकी वैल्यू 21.9 हो जाती है, लेकिन अभी तक भी नहीं ये पहुंची। इसी तरह ही हमारे पास फर्दर गैसेज हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होती हैं, ये इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ठीक है। अच्छा आगे आज जब हम देखें, कहता है कि जब हम 1000 तक बढ़ाते हैं तो वाइब्रेशनल मोशन ऑकर होती है, लेकिन जब हम 3000 से ऊपर जाते हैं तो हमारे पास 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाती हैं, ठीक है। तो जब इतनी अबव एनर्जी बढ़ेगी तो अब हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो ऐड होती चली जाएंगी। कहता है कि क्लासिकल कैलकुलेशन डिमांड करती है कि सी वी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट है टाइप ऑफ गैस और किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। बट द इक्विपार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी विच इज़ वेरी सक्सेसफुल इन प्रिडिक्टिंग मैनी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़, बट वो फेल हो जाता है हीट कैपेसिटीज़ के मामले में। तो आपके सामने ही है, मोनोटॉमिक गैसेस के ऊपर जो है वो बड़ी आसानी से एप्लीकेबल है, उनकी वैल्यूज़ एक्सपेरिमेंटली भी और थ्रेटिकली दोनों मैच करती हैं। लेकिन जैसे ही हम डायटोमिक गैसेस को देखना स्टार्ट करते हैं तो जो थ्रेटिकल वैल्यू है वो हमारे पास 29.1 जूल पर मोल पर केल्विन है,
लेकिन आपके सामने टेबल में जो है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हैं कि लो टेम्परेचर के ऊपर ये जो है ये उसे अच्छी तरीके से जो है वो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स को मैच नहीं कर रही। ठीक है, अब हम एक ग्राफ के थ्रू देखेंगे कि कैसे हमारे पास जो है ये सारा फिनोमेना होता है। कहता है कि जब हम ग्राफ को देखते हैं, कहता है कि ग्राफ में जैसे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर किस पे गया, टेम्परेचर जैसे ही हमारे पास 100 से 300 500 के दरमियान हुआ तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारे पास यहाँ क्या वैल्यू आएगी CV की 3/2R यानी 12.5। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, अब हमारे पास कहाँ चली जाती है वैल्यू, हमारे पास 1000 से ऊपर चली जाती है तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, हमारे पास वैल्यू आती है रोटेशनल की 5/2R जिसकी 20.8 है हमारे पास वैल्यू। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस जो है वो हमारे पास जो है उसमें हमारी कितनी वैल्यू आती है 20.8 आती है 100K के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही हम 3000 से 5000 तक जाते हैं तो वाइब्रेशनल मोशन जो है वो हमारे पास इसमें ऐड हो जाती है। तो ये हमारे पास क्लासिकल प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, लो टेम्परेचर के ऊपर जो है ये फेल हो जाती है बॉडीज़ की हीट कैपेसिटीज़, गैसेस के हीट कैपेसिटीज़ को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, कहता है थ्योरम रिक्वायर्स दैट द एनर्जी एडेड टू गैस मस्ट बी ऑन एवरेज बाय डिवाइडेड द इक्वली अमंग all different forms of energy and classical physics don't permit a threshold energy for any particle of motion। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को जो है वो किसी भी मोशन पर्टिकुलर मोशन के लिए एक्सप्लेन नहीं करती। कहता है हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है कि रोटेशनल और काइनेटिक एनर्जीज वाइब्रेशंस जो हैं वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती हैं। ठीक है, तो जो वो उसमें जो है वो पार्ट कर लेती हैं और वो क्या कर देती हैं, उसे टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। इस सोल्यूशन के डायलेमा को हम क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे जो है हमारे पास मिनिमम और थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है रोटेशनल और वाइब्रेशन मोशन की जो है वो हम इसे डिस्कस करेंगे। हमने देखा कि फेलियर ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम टू द काउंट ऑफ हीट कैपेसिटीज फॉर सॉलिड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग नीड टू रिप्लेस द क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। ठीक है, हमने ग्राफ में पढ़ा द हीट कैपेसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स द डाटा पॉइंट्स डिसएग्रीज विद द क्लासिकल प्रेडिक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस का है। हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस का है वो आप देख सकते हैं कि 100K पे वैल्यू 18.7 है, 300 पे 20.5 है, 1000K पे हमारे पास 21.9 है। जब हम 3000 5000 7000 केल्विन पे जाते हैं तब जाके हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं ये टेम्परेचर्स पे जो है जो हमारे पास थ्योरेटिकल है रिजल्ट उसके ऊपर एग्री करती है। ठीक है, तो ये बात हम पढ़ चुके हैं कि कैसे जो है वो क्लासिकल फिजिक्स जो है हीट कैपेसिटीज़ को लो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो फेल हो जाती हैं एक्सप्लेन करने में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ जाएँ नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाएँ, साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। अपने आप भी ख्याल रखिएगा, दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा। खुदा ताला आपका